दोस्तों नमस्कार। वोटिंग का ऐसा अंदाज पहले नजर नहीं आया था। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सिर्फ कतार दर कतार और एक दूसरे से एक ही सवाल, आपने वोट डाल दिया? और वोट नहीं डाला है तो जरूर डालिए, चूकिए मत। यह चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं है, यह इस देश का चुनाव है। यानी उम्मीदवारों की साख, उनका अपना चेहरा, वह दांव पर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश का वोटर क्या यह मान रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश के जरिए इस देश की सियासत उसे ही तय करनी है। दूसरे चरण में वोटिंग पैटर्न जिस तरीके से उभर कर आया, उसने एक संदेश तो बहुत साफ दे दिया। उत्तर प्रदेश के हर चरण को लेकर वोटर इंतजार कर रहा है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण के 9 जिलों में जिस तरीके से अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से वोटिंग होती रही, लेकिन उसमें एक पतली लकीर इस बात को लेकर खींची चली गई कि दरअसल इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यह सत्ता के बदलाव का वोटिंग है? क्या यह सत्ता को बरकरार रखने के लिए वोटिंग है? क्या इस दौर में जातीय समीकरण बिखर रहे हैं? क्या इस दौर में मुस्लिम वोटर एकजुट होकर एक साथ खड़ा हो चला है? शायद इन तमाम परिस्थितियों का आकलन हमें लगता है कि 9 जिलों की 55 सीटों को लेकर जब करना शुरू करें तो उससे पहले 3-4 बातों को जहन में रख लीजिए। आज प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि दरअसल गोवा में टीएमसी ने कहा कि हिंदू वोट बंटने देने की परिस्थितियों की वजह से ही वह वहां पर शिवसेना के साथ खड़ी है। यानी हिंदू वोट बंटने नहीं चाहिए, यह मैसेज प्रधानमंत्री का आज कानपुर देहात से ऐसे वक्त में निकला जब यह सवाल निकल कर आ रहा था कि मुस्लिम वोट इस पूरे इलाके में अगर एकजुट हो चला है और उसके साथ अगर जाट मिल गया और उसके साथ अगर छोटी दूसरी जातियां मिल गई तो फिर शायद सुपड़ा साफ कहीं बीजेपी का ना हो जाए। लेकिन बीजेपी के सामने भी एक पॉजिटिविटी इस बात को लेकर रही कि किसी भी हालत में जो दलित वोट बैंक है और खास तौर से युवा जाटव भी है, वह भी तो बीजेपी के साथ ही पिछली बार खड़ा था। इस बार वह भटकने ना पाए, वो साथ खड़ा हो जाए। और पिछली बार भी तो हमें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस बार कई सवाल एक साथ थे। मुस्लिम वोट एकजुट नजर आया, ओबीसी का वोट बिखरता हुआ दिखाई दिया। जाटव जो खास तौर से युवा है और दलित समाज में जो युवा तबका है, उसका रुझान कहीं बीजेपी की तरफ ज्यादा नजर आया। महिलाओं की खामोशी ने उनकी महंगाई भरे सवालों को लेकर कई प्रश्न खड़े कर दिए, जो उत्तर प्रदेश के भीतर सवाल इससे पहले उभरते नहीं थे। और आखिरी बड़ा सवाल यह था कि अगर जातियों के समीकरण के आश्रय किसान और जाट का मुद्दा मुसलमानों के साथ कुछ जगहों पर जुड़ता चला जा रहा है, और खास तौर से जब 40% से ज्यादा मुसलमान वोटरों की मौजूदगी 5 जिलों में है, तो इसके मतलब क्या है? हमें लगता है कि एक एक करके परिस्थितियों को परखने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इन 55 सीटों पर सभी ने लगभग नए उम्मीदवारों को उतारा। यहां तक कि 55 में से 38 एमएलए जो बीजेपी के थे, उन्होंने अपने 10 एमएलए को टिकट नहीं दिया। उसके अलावे 15 अन्य नए उम्मीदवारों को भी खड़ा कर दिया। यानी 55 उम्मीदवारों की फहरिस्त में 25 नए थे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी पिछली बार एक साथ नहीं थे, लेकिन इस बार जब दोनों साथ निकल कर आए तो हमने जब गिनती थी 34 उम्मीदवार बिल्कुल नए, और उसमें 4 एमएलए को भी टिकट नहीं दिया गया। बीएसपी ने लगभग सभी नए चेहरे, यानी 55 सीटों में से 54 सीटों पर चेहरों को बदल डाला है। सिर्फ रामपुर मनिहारन, वहां से रविंद्र कुमार जो 2017 में सिर्फ 595 वोटों से हारे थे, उनको दिया गया था, उम्मीदवार बनाया गया था। और कांग्रेस ने तो कमोवेश सभी को बदल डाला। लेकिन इसके साथ एक दूसरा मैसेज है। 2017 में बीजेपी का चमत्कारिक प्रदर्शन था, लेकिन यही वो इलाका है जहां पर समाजवादी पार्टी की साख 15 सीटों की जीत के साथ बच गई थी। यानी यह उस इलाके की पहचान है। उस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ थी, कांग्रेस भी 2 सीटों पर जीत गई थी। यह वो इलाका है जहां 2019 में लोकसभा चुनाव की जब बयार चली तो इस इलाके के 11 लोकसभा सीटों में से 7 लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने एक साथ मिलकर लड़ा था, तो 7 सीटें उनके हिस्से में आ गई।
तो क्या वाकई 2022 की परिस्थितियां गठबंधन के अनुकूल है, या 2022 की स्थितियां गठबंधन को कहीं दगा देते हुए एक नई परिस्थिति को बीजेपी जन्म दे चुकी है और उसके अपने वोटर के समीकरण मुस्लिम की एकजुटता को भी खारिज करने की परिस्थिति में? यह शायद गणित का खेल बहुत सामान्य सा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इस इलाकों में जब आप सफर करेंगे तो दो तीन बातें बहुत साफ तौर पर जान लीजिए। मुरादाबाद में 6 सीटें हैं, लेकिन यहां पर लगभग 50 से 55% मुस्लिम वोटर है। तो क्या इन 5-6 सीटों पर कब्जा बीजेपी का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? यह भी सवाल आपके। रामपुर में 5 सीटें हैं, वहां पर लगभग 50% एवरेज मुसलमान वोटरों की मौजूदगी है, तो क्या होगा? संभल में 5 सीटें हैं, वहां भी लगभग 50% मुसलमान मौजूद है। बिजनौर में भी लगभग 45%। ये 4 जगहों जो पर हैं, इन 4 जगहों की पहचान एक लिहाज से मुस्लिम वोटर के साथ अगर जरा सा भी कोई दूसरी जाति समावेश कर जाती है, जो पिछली बार बीजेपी के साथ थी, जिसमें जाट थे, गुज्जर थे, जाटव युवा भी आया था और दलित भी आए थे। जाट और गुज्जरों के भीतर इस बार बीजेपी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि अपनी सियासत को साधने के लिए उम्मीदवारों के जरिए बीजेपी ने खासा प्रयास किया। इस वोटिंग पैटर्न में यह भी नजर आया कि दरअसल उम्मीदवार मायने रखता है, उम्मीदवार की जाति मायने रखती है, और खास तौर से तब मायने रखती है जब मुकाबला सीधे हर कोई मान कर चल रहा हो, और यहां पर मुकाबला सीधे हर कोई मान चुका था। तो ऐसे में बीजेपी के कुछ प्रयोग बेहतर रहे हैं, इससे इनकार बिल्कुल नहीं है। लेकिन सवाल पहली बार यह था कि इन 55 सीटों में से कितनी सीटें समाजवादी पार्टी पिछली बार की तुलना में ज्यादा निकाल पाएगी, और दूसरा सवाल यह था क्या वाकई 38 सीटें बीजेपी जो पिछली बार जीती थी बरकरार रख पाएगी। इन दो सवालों के इर्द गिर्द अगर हम सारी चीजों को परखना शुरू करें तो 25 सीट सीधे सीधे इन 55 सीटों में से मुस्लिम मतदाता तय करता है, 20 सीट सीधे तौर पर दलित समुदाय तय करता है। यानी इन 45 सीटों से हटकर सिर्फ 13 सीटें ऐसी बचती हैं जहां पर कुछ सवाल, जिसमें से 10 सीट सीधे सीधे बाकी जातियों समीकरण में उलझती और 3 सीट में दोनों का समीकरण होना चाहिए, तब स्थिति अनुकूल होती है। पहला मैसेज यह है। मैसेजेस कई निकले हैं। मैसेज सबसे बड़ा यही निकला है कि महंगाई ने महिलाओं के वोटर के तौर पर उन्हें बिखराया है। दलितों के भीतर भी बिखराव खुलकर सामने आया है। यानी मायावती का जो पूरा वोट बैंक था, जिस रूप में था, यह दूसरे चरण में भी बहुत साफ तौर पर निकल कर आया। जो 50 की उम्र के पार है उसकी प्रतिबद्धता तो मायावती के साथ है, लेकिन जो युवा तबका है वह अपने आप को कहीं और देखना चाहता है। उसे लगने लगा है कि सत्ता के आश्रय चीजें सिर्फ अनुकूल नहीं होंगी, उससे हटकर उसे देखना समझना होगा और उन जातियों के साथ खड़ा होना होगा जहां पर सत्ता पावर के साथ है। यह एक सवाल निकलकर बहुत साफ बयान निकला है। अब यहां पर सवाल था कि आज कानपुर देहात में प्रधानमंत्री को यह क्यों कहना पड़ा कि दरअसल हिंदू वोट बांटने की प्रक्रिया में टीएमसी गोवा में आई है। दरअसल यहां पर भी एक साफ तौर पर नजर की जा रही थी कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण अपने आप में हो गया, एकजुटता निकल कर आ गई। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू वोट जो पिछली बार एकजुट होने की परिस्थिति में आया था, इस बार उम्मीदवार और पार्टी और मुद्दों को देखकर वह बिखर रहा है। यानी उतनी बड़ी तादाद में बीजेपी के हक में वोट नजर जातियों के आश्रय नहीं आएंगे। हां, युवा जाटव दलितों के आश्रय उस साख बचेगी, लेकिन जाटव गुज्जर सैनी का सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बात को लेकर कहा जा रहा था धर्म सिंह सैनी जब शामिल हुए तो यहां पर सैनी वोटर भी बड़ी तादाद में है इन इलाकों में। लेकिन यह भी सवाल था कि क्या वाकई धर्म सिंह सैनी एक सीट से आगे देख पाएंगे? नहीं देख पाए। वह अपनी सीट पर मजबूती के साथ जरूर नजर आए, लेकिन बाकी जगहों पर चीजें उलझती रही और उलझी हुई नजर आई। हमें लगता है कि इन 9 जिलों में जो बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद है, इसके भीतर कुछ चीजों को अब जागिए और उनकी कुछ एक एक इन 9 सीटों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। 9 जिलों की 9 सीटों को, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, और उसके समीकरण से आप समझ जाएंगे कि कौन सी स्थिति बन रही है। खास तौर से जैसे आपके जहन में आना चाहिए कुंदर की सीट मुरादाबाद की है। यहां पर
समाजवादी पार्टी के एमएलए थे हाजी रिजवान साहब, उनका टिकट कट गया तो उनको बीएसपी ने टिकट दे दिया। इस सीट पर बीजेपी दौड़ में नहीं है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी दौड़ में है। रिजवान साहब को बीएसपी ने दे दिया और समाजवादी पार्टी ने जो संभल के सांसद थे, सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब, उनके पोते हैं जियाउर रहमान को टिकट दिया गया। और जो यहां पर मुस्लिम वोटों की तादाद है वह एकजुट जो नजर आई, उसमें यह सवाल था कि क्या वाकई हाजी रिजवान साहब के पक्ष में मुसलमान नहीं गया और समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ गया या मायावती के पक्ष में आ गया। बीजेपी इस सीट के दौड़ से बाहर है और बीजेपी एक ही बार इस सीट को जीत पाई है। 93 में उस समय सीट जीत पाई थी। अयोध्या आंदोलन चल रहा था, यहां पर कमल प्रजापति चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस सीट का मैसेज यह है कि जो जातियों के समीकरण और मुस्लिमों की एकजुटता है वह एक राजनीतिक प्रयोग के जरिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी से लगातार झूलने की परिस्थिति में थी। क्या वो बिखर जाएगी? लेकिन जो जानकारी जमीन से निकल कर आई, वहां से जो भी बातचीत हुई, उसमें पहली बार यह नजर आया कि मुस्लिम परिवर्तन चाह रहा है और परिवर्तन की सोच उसकी समाजवादी पार्टी गठबंधन को ताकत दे रही है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव के चेहरे को लेकर और उसकी पॉलिटिकल पार्टी और समझ को लेकर लोगों में कोई उत्साह है, लेकिन परिवर्तन की दिशा में वही सबसे श्रेष्ठ प्यादे उन्हें नजर आ रहे हैं जिसको वजीर बनाया जा सकता है। यह सोच मुस्लिम वोटरों के बीच में अगर कुंदरकी मुरादाबाद में नजर आई तो फिर सोचिए कि बाकी जगहों पर क्या होगा, जहां पर अपने तौर पर बीएसपी के मजबूत कैंडिडेट और समाजवादी पार्टी से निकले हुए कैंडिडेट को बीएसपी ने जगह दी थी। दूसरी सीट है अमरोहा की। अमरोहा इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी ने जो 5 बार जीते थे महबूब अली, उनको टिकट दिया और बीएसपी ने यहां पर नावेद अयाज को, जो बिल्कुल यंग है, उनको टिकट दिया। यहां बीएसपी ने उनको टिकट दिया। बीजेपी ने यहां पर राम सिंह सैनी को दिया। सैनियों की मौजूदगी यहां पर बड़ी तादाद में है। सवाल यह था कि बीजेपी दोनों चीजों को खेल रही थी, अपर कास्ट और ओबीसी को साथ लेकर चल रही थी। मुस्लिम माइनस उसे करना पड़ेगा और दलित का वोट बैंक उसके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नवेद आयाज और युवा आया, उसमें चीजें कुछ बंटती हुई नजर आई। और यह बात समझनी होगी कि कांग्रेस ने यहां पर एक लिहाज से समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया। यानी महबूब अली को, जो लगातार 5 बार जीते, लगातार नहीं जीते हैं, 2012 में जीते थे, 2017 में भी जीते थे, उससे पहले 2002 में हार गए थे, तो 5 बार जीत चुके हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव में वह जीते थे। तो यह एक दूसरा मैसेज है कि जब आप ओबीसी के किसी कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, यह सोचकर जो बीजेपी ने यहां पर किया, वह इस यहां पर पास होगा या फेल होगा। लेकिन फिर वही सवाल है, यहां पर जैसे ही बीजेपी निकल कर आती है और सामने उसको रुकावट के लिए बीएसपी खड़ी है, वह यंग नवेद अयाज की अपनी पहचान जो उस इलाके में है, यह गलत पहचान नहीं, अच्छी पहचान है। लेकिन एक पारंपरिक परिस्थितियों के साथ जब वोट बैंक पूरे तरीके से एक हिस्सा पूरा बदलाव देख रहा हो तो आप क्या करेंगे? तीसरी सीट बिजनौर की है, जो एक लिहाज से यहां पर अगर मुस्लिम वोट को थोड़ा सा कम की तादाद है, इसको अगर छोड़िए तो जाट और दलित यहां पर निर्णायक भूमिका में होते हैं। यहां पर बीजेपी ने जो सूची मौसम चौधरी है, वो उनकी विधायक ही है, उनको टिकट दिया हुआ था और समाजवादी पार्टी ने नीरज चौधरी, डॉक्टर नीरज चौधरी को यहां पर टिकट दिया था। यह दरअसल बिजनौर की सीट राम मंदिर आंदोलन से बहुत प्रभावित रही है, इसीलिए 91, 2002, 2012, 2017 लगातार जीती है। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल यह है कि यहां पर समाजवादी पार्टी सिर्फ 2014 में जीती, बीएसपी यहां पर 96 और 2007 में जीती, जब 2007 में उसकी अपनी सत्ता बनी थी। इस बार का सवाल यह था, यहां पर यह जो परिस्थिति थी बिजनौर की, राम मंदिर आंदोलन, अपर कास्ट, ओबीसी, यह बीजेपी के अनुकूल परिस्थितियां बनाती है। यानी जहां पर मुस्लिमों की तादाद प्रभावी कर पाने की स्थिति में नहीं आएगी और वहां पर वोटों का बिखराव चाहे ओबीसी में भी हो जाए, लाभ बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही इस पूरे इलाके का हम जिक्र करते हैं, वैसे ही संकट आने लगता है कि ओबीसी का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर टूटकर गठबंधन के पास चला गया तो बीजेपी के वोट बैंक में बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी उससे झटके में आगे निकल जाएगी। इसके लिए खास तौर पर हमको लगता है एक सीट का जिक्र आपसे करना चाहिए। यह सीट मुरादाबाद की है। इसका इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुरादाबाद की जो 6 सीटें हैं
उन 6 सीटों पर ध्यान दीजिए तो 2 सीटें मुरादाबाद में बीजेपी के पास थी, कांठ और मुरादाबाद में। लेकिन इन दोनों सीट पर बीजेपी जो जीती थी, कांठ की सीट थी सिर्फ 600 वोट से जीती थी, जो मुरादाबाद की सीट थी वो 3200 वोट से जीती थी। लेकिन यहां पर मुस्लिमों की तादाद बहुत है मुरादाबाद में, और मुस्लिम उम्मीदवारों को हर किसी ने खड़ा किया है। समाजवादी पार्टी आरएलडी ने मिलकर 6 कैंडिडेट दे दिए, यानी 6 सीट पर। बीएसपी ने भी 5 कैंडिडेट दे दिए, कांग्रेस ने भी 5 कैंडिडेट दे दिए, एआईएम ने भी दे दिया। ओवैसी का जिक्र भी हम जरूर करेंगे, ओवैसी के भी 5 यहां पर इन्होंने खड़े कर दिए। लेकिन ओवैसी का जिक्र पहले कर देते हैं, यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ओवैसी को लेकर कोई ऐसी परिस्थिति ना बने। ओवैसी की मौजूदगी 2017 में भी थी, और 2017 में इस 55 सीटों में से उन्होंने 12 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, इस बार 19 सीटों पर खड़े किए। लेकिन जिन 12 सीटों पर खड़ा किया था उसमें से सिर्फ 8 सीट ऐसी थी जिसमें 5000 से भी कम वोट मिले थे। एक चीज जान लीजिए, ओवैसी की मौजूदगी दिखलाने और शोर मचाने के लिए हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर ओवैसी की मौजूदगी नहीं है। पिछली बार भी कुल वोट उनको 2-2.25 लाख मिले थे, उसमें से भी 60,000 वोट सिर्फ संभल में मिले थे जहां वो तीसरे नंबर पर आए थे। बाकी जगहों पर उनकी मौजूदगी कहीं नजर नहीं आई थी। अब सवाल इन सब के बाद निकल कर आता है कि जो मुस्लिम उम्मीदवारों का गढ़ और मुस्लिमों के गढ़ के तौर पर मुरादाबाद की जो पहचान है, यहां पर समाजवादी पार्टी के वोट का अंतर और बीजेपी के जीत के अंतर में जमीन आसमान का अंतर है, जिसका हमने जिक्र किया। कांठ में 600 वोट, मुरादाबाद में 3200 वोट पिछली बार थे। इस बार की परिस्थिति में यह दोनों परिस्थिति भी बदलने की दिशा में आ रही है, यानी शिफ्ट हो रही है। तो क्या मुरादाबाद पूरी तरीके से बरेली बन जाएगा? बरेली जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बरेली की 9 सीट पर बीजेपी ने पिछली बार कब्जा किया था, इस बार 4 सीटों पर उसके सामने बड़ी मुश्किल हालात हैं। शहरी इलाकों में बीजेपी के पक्ष में हवा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन गांव के सवालों को, जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा था, क्या कन्विंस हो पाया है गांव का व्यक्ति बीजेपी को वोट देने के लिए, जिसको लेकर स्वयंसेवक और कार्यकर्ता लगातार गांव-गांव घूम रहे थे? वह एक अनसुलझा सा सवाल है अभी भी। लेकिन गांव में जोश वोट देने को लेकर और मुद्दों को लेकर और बदलाव को लेकर, यह सारी चीजें एक साथ चलती रही। लेकिन इसमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, जो बहुत गरीब है वह वोट बीजेपी के हक में इसलिए है क्योंकि उसको 5 किलो मुफ्त का अनाज मिल रहा है। लेकिन अगला सवाल यह है कि वह यह भी कह रहा है कि यह अनाज तो मार्च तक ही मिलना है, फिर मार्च के बाद क्या होगा, यह उसके जहन में सवाल है। तो शायद इन भाषणों में, अब तो इलेक्शन कमीशन आरोप लगा देगा, बीजेपी अगर ऐलान कर देगी हम आपको जीवन पर्यंत 5 किलो अनाज फ्री में देते रहेंगे, लेकिन इसका असर पड़ा है, इससे इनकार कतई नहीं है। जो बेहद गरीब, हाशिए पर पड़ा हुआ गरीब तबका है सामाजिक और आर्थिक तौर पर, उसको 5 किलो अनाज ने असर दिखाया, इससे भी कतई इनकार नहीं है। ठाकुर द्वारा मुरादाबाद ग्रामीण, कुंदरकी और बिलारी, जिसका हम जिक्र आपसे कर रहे थे, जो सीटें किस रूप में शिफ्ट, जो पिछली बार भी समाजवादी पार्टी के पास थी, उसमें क्या इजाफा हो रहा है, ये बहुत साफ तौर पर नजर आ रहा है। सहारनपुर देहात का यहां हम इसलिए जिक्र करना चाहते हैं क्योंकि यहां पर जो एक नायाब प्रयोग अपने तौर पर बीजेपी ने किया है, यह सामान्य सीट है, यह सुरक्षित सीट नहीं है, लेकिन बीजेपी ने एक दलित को उतार दिया, और दलित भी वह जो मायावती के करीब का था। जगपाल सिंह दलित वो शख्स थे जो कि एक वक्त में मुलायम सिंह ने जब समाज तोड़ा था बीएसपी को 2002 में, तब भी अपने तौर पर वो बीएसपी के साथ और मायावती का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन इस दौर में वह बीजेपी के साथ आकर खड़े हो गए, और यानी एक लोकप्रिय दलित चेहरे को बीजेपी ने टिकट दे दिया। तो सहारनपुर देहात में जो आशु मलिक समाजवादी पार्टी के हैं, उनकी स्थिति नाजुक नजर आने लगी। यह एक स्थिति बीजेपी ने इस हिसाब से जो अपना गेम प्लान किया, हम कह रहे थे, इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारे जो टीम ने जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें 3-4 चीज नई आई है कि जो बीएसपी ने तमाम जो 54 नए चेहरे दिए हैं, नए चेहरे हैं और नई राजनीति है।
नई राजनीति का जिक्र बीएसपी नहीं करती है, लेकिन वोटर कर रहा है कि यह नई सियासत है और इसको साध पाना बीएसपी के लिए मुश्किल होगा। हर बार उम्मीदवारों को बदल देना, दिशाहीन होना, ये सारे सवाल बीएसपी के साथ जुड़ते चले गए। और मुस्लिम राजनीति का बैरोमीटर जो मुरादाबाद को माना जाता है, उसके साथ रामपुर, संभल, बिजनौर, इन जगहों पर भी लगभग एक तरीके से गठबंधन के अनुकूल की परिस्थितियां निकल कर आ रही है। हालांकि बरेली, अमरोहा और बदायूं में चीजें कुछ बटी हुई हैं। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम जातियों का जिक्र कर रहे थे, आज कुछ जातियों का जिक्र हमें लगता है फिर करना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी जातियों के वोटों का महत्व पहली बार हमारी टीम ने बताया कि वो चाहे माली हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे कश्यप हो, चाहे शाक्य हो, चाहे लोधी हो, चाहे पटेल हो, चाहे पाल हो, चाहे मौर्य हो, इनको घर से निकालने की परिस्थिति में पहली बार खुलकर हर कोई आ रहा था कि आप घर से निकलिए। इसमें अब सहारनपुर की नकुड़ सीट का आपको आकलन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं धर्म सिंह सैनी, वह समाजवादी पार्टी को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए हैं। और धर्म सिंह सैनी वो शख्स हैं जो 4 बार एमएलए रह चुके हैं, मायावती के कालखंड में भी मंत्री रह चुके हैं, योगी आदित्यनाथ के कालखंड में भी मंत्री रह चुके हैं। लेकिन इनकी तीसरी पार्टी है, बीएसपी से निकले बीजेपी में आए, बीजेपी से निकले समाजवादी पार्टी में आए। यह राजनीतिक प्रयोग इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर धर्म सिंह सैनी को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार तो बना लिया, चूंकि वह बीजेपी छोड़कर आए थे, लेकिन बीजेपी ने यहां से मुकेश चौधरी को टिकट दी जो गुज्जर है। और गुज्जरों का इस इलाके में एक पहचान भी है और इनकी अपनी पहचान 2 ही है। गुज्जर सम्मेलन से ही इनकी पहचान निकल कर आई थी और इमरान मसूद जो कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए, इनके पुराने साथी हैं। यानी 2 राजनीतिक प्रयोग, जो एक दलित को सीट देना और एक मुकेश चौधरी को सीट देना, और किस तरीके से जाति के अनुकूल कर देना। तो धर्म सिंह सैनी के लिए यह सीट एक उलझन वाली सीट है, क्योंकि यहां पर 55,000 हिंदू गुर्जर वोट हैं, लेकिन उसके ठीक समानांतर में जो ओबीसी से हटकर जो मुस्लिम वोटों की तादाद है, उनकी मौजूदगी उसको काटती है। यानी मुकाबला बड़ा कांटे का है। अब इसके बाद अगला सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव का जिक्र हमें इस दौर में इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि लोकसभा में जब मोदी लहर 2019 में चल रही थी, तब भी समाजवादी पार्टी रामपुर, मुरादाबाद और संभल में जीत गई। उनके साथ खड़ी थी बीएसपी। बीएसपी ने अमरोहा, बिजनौर, नगीना और सहारनपुर को जीत लिया। कहा गया कि दरअसल दोनों बड़े डेंजरस कॉकटेल हैं, दोनों मिल जाते हैं तो जातियों के समीकरण अनुकूल हो जाते हैं, इसीलिए 11 में से 7 सीटें जीत ली थी। वहां के जो वोटर हैं, और पहली बार यह नजर आया कि अगर मुकाबला सीधे होगा तो बीजेपी के लिए संकट है, मुकाबला त्रिकोणीय होगा तो बीजेपी को लाभ है। 2017 में मुकाबला त्रिकोणीय था, बीजेपी को लाभ हुआ। 2019 में मुकाबला सीधे आया, यहां पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी को लाभ हुआ। 2022 में फिर से मुकाबला सीधे माना जा रहा है, जो बीजेपी के लिए घाटे का सौदा है। और खास तौर से जिन सांसदों में, खास तौर से रामपुर, मुरादाबाद, संभल तो ठीक है समाजवादी पार्टी गठबंधन का, लेकिन अमरोहा, बिजनौर, नगीना और सहारनपुर के अंतर्गत आने वाली जो लगभग 21 सीटें हैं, खास तौर पर उन 21 सीटों में वोटों का बंटवारा, बीएसपी के वोटों का बंटवारा खुले तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के हक में गया है। यानी इनकी अपनी स्ट्रेंथ में इन दोनों वोट बैंक से निकल कर जुड़ता है। समाजवादी पार्टी की पॉजिटिविटी है कि पूरे तरीके से मुसलमान उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। और जब हम जिक्र कर रहे थे सुबह 7 बजे से, तो 7 बजे पहली नमाज के बाद ही वोटर की लाइन नजर आने लगी। दूसरी तरफ ओबीसी के वोटरों की भी लाइन लगातार और कतार शाम 6 बजे तक नजर आई। यह भी एक फैक्ट है। और जिस बात का जिक्र बदायूं को लेकर किया जा रहा था कि वहां संघमित्रा मौर्य ने धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था, जिसका जिक्र हम आपसे खास तौर पर कल कर रहे थे, तो ये पहली बार यह भी नजर आ रहा है कि बदायूं की जानकारी जो हमारे पास आई है, उसमें कुछ सीटों को लेकर बदायूं की जानकारी, बिजनौर, सहारनपुर, बदायूं की जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का असर दिखाई दे रहा है कि उनके शिफ्ट होने से क्या क्या चीज़ें अनुकूल हो सकती है। और उसमें खास तौर से अगर दातागंज, बिलसी, सहसवान, गुन्नौर और शेखुपुर, इन जगहों पर बड़ी मजबूत स्थिति में गठबंधन नजर, एक शिफ्ट है ये।
यानी संघमित्रा मौर्य अपने तौर पर बीजेपी की सांसद है और वो कॉकटेल की परिस्थितियां अनुकूल रहती है, सैनियों की मौजूदगी भी है, ओबीसी का वोट बैंक भी वहां पर बड़ी तादाद में है। लेकिन इस नई परिस्थिति में मैसेज ये है कि बाप की लकीर पर बेटी चलेगी या बेटी अपने अस्तित्व और अपनी पहचान के साथ यहां पर बीजेपी के अनुकूल स्थिति बना देगी। इसकी भी एक परीक्षा थी, जिस परीक्षा में कहीं पलराज गठबंधन का भारी रहा है। अमरोहा में खास तौर पर यह समझना होगा कि अमरोहा में जो नावगांव सादात की सीट है और हसनपुर की सीट है, यहां पर परिस्थिति गठबंधन के अनुकूल जरूर, लेकिन धनौरा की सुरक्षित सीट को लेकर भी त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति में चीज़ें फंसी हैं, तो वहां पर बीजेपी के अनुकूल चीज़ें लगती है अगर त्रिकोणीय है। लेकिन इंटरनली चीज़ें जो निकल कर आई है उसमें 3 बातें बहुत साफ खुले तौर पर निकल कर आई है कि जिन जगहों पर भी सीधा मुकाबला और मुस्लिमों की तादाद 40% के पार, वहां पर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल। जहां पर मुसलमानों की तादाद 25%, वहां पर गठबंधन के लिए मुश्किल। जहां पर जाट एक मुश्त एक साथ मुस्लिमों के साथ खड़े होने की स्थिति में, वहां की लगभग 9 सीटों पर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल। जहां पे दलित और जाटव युवा जो है वह बीजेपी के साथ, और दूसरी तरफ ओबीसी में बिखराव बीजेपी के साथ चीजें बन रही दिखाई देती हैं, लेकिन यहां पर सीधा मुकाबला देता है। ये एक पूरे फॉर्मेट में चीजें उभर कर आती है। अब आखिरी सवाल यह है कि इन सब के बीच जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है कि सहारनपुर का जिक्र यहाँ पर करना चाहिए, चूंकि देवबंद का इलाका है। लेकिन हमने जब चीज़ें परखनी शुरू की कि 2017 में ऐसा कौन सा कमाल हुआ था जो बीजेपी इतनी सीटें जीत गई। दरअसल 2014 में लगभग 3% वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को छोड़ दीजिए, कमोवेश हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3% वोट खुद ब खुद बीजेपी ने निकाले थे। यानी वोटर देने के लिए निकला था अपने घर से। और चाहे सहारनपुर का हम जिक्र आपसे अगर करें तो जैसे बेहट था, वहां 75% तक वोटिंग हो गई थी। सहारनपुर नगर में 63 से 69% पहुंच गए थे। 2012 में 63% था, इस बार 69 हो गया 2017 में। हम अभी का बतलाएंगे आपको। देवबंद में 67 से 72% तक पहुंच गए थे। रामपुर मनिहारन में 73 से 74%, गंगो में 72 से 73%, बिजनौर में इसी तरह देखिएगा तो चांदपुर में 67 से 70% उस समय पहुंच गए। जिनका नाम ले रहे हैं उसको खाली जहन में रखिएगा। धामपुर में 64 से 68% पहुंच गए। 61 से 64% पहुंच गए थे नगीना में। और इसी फहरिस्त में बाकी जगहों की जिक्र, चंदौसी में 60 से 62% पहुंच गए थे, और संभल में 66 से 68% पहुंच गए थे। 59 से 62% मुरादाबाद ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच गए थे, और ठाकुरद्वारा में 71 से 74% पहुंच गए थे। बिलारी में 65 से 70% पहुंच गए थे। इन सीटों पर जो हम नाम ले रहे हैं वो 2017 की तुलना में इस बार कम वोटिंग हुई है, वही 3% कम हो गया है। यानी जो 2017 में बीजेपी को जिताने निकले थे, क्या वो इस बार नहीं निकले हैं? एक बात यह है। दूसरी बात है, उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में वोटिंग जो हुई है, तो क्या इस बार जो मुस्लिम वोटर एकजुट हुआ, या फिर जो पावर वोट वोट पावर जिसको कहा जाता है, जिसमें दलित भी है और जिसमें यादव भी है और जिसमें मुसलमान भी है, क्या ये वाकई एकमुश्त एक साथ निकलकर वोटिंग करने निकला? यह भी एक सवाल है। लेकिन 2017 की परिस्थितियां वोटिंग ट्रेंड में बदलती हुई नजर आती है, और शायद इसीलिए आखिरी जिक्र प्रधानमंत्री का, जिन्होंने कहा कि दरअसल 4 संकेत बहुत साफ मिल रहे हैं। पहला संकेत ये कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, दूसरे ही चरण में कह दिया। दूसरा संकेत उन्होंने खुले तौर पर कहा कि दरअसल महिलाएं जो हैं वो साथ खड़ी हैं। तीसरा संकेत उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लेकर कह दिया कि वह भी साथ में खड़ी, और चौथा उन्होंने कह दिया कोई नहीं बटा है जाति समुदाय, सब उनके साथ खड़ी है। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? इसी को इस रूप में समझ लीजिए। 2017 में 3 तलाक था, इस वक्त हिजाब है। 2017 में कब्रिस्तान का जिक्र था, इस वक्त में CA NRC से निकलता हुआ मुस्लिम असुरक्षा की सोच के साथ आकर खड़ा हो गया है। 2017 में ओबीसी का गठजोड़ बीजेपी के साथ था, 2022 में उसमें बिखराव आ गया है। लकीर बहुत साफ है। दूसरे चरण ने दिखला दिया है कि रास्ता उत्तर प्रदेश का किस दिशा में जा रहा है। समझ लीजिए तो ठीक, ना समझिए तो और ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।